हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, अर्थात पदार्थों को अलग अलग करना। पदार्थों को किस प्रकार अलग किया जाता है वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करके देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो बच्चों हम डेली देखते हैं कि पदार्थों को किस प्रकार से अलग किया जाता है। मम्मी दाल बनाती है तो मम्मी दाल को पहले क्या करती है, साफ करती है, जो भी कंकड़ पत्थर होंगे उनको निकालती है। इसी तरह मान लो चावल बनाती है तो सबसे पहले क्या करेगी मम्मी, चावल को देखेगी कहीं इनमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है। इन चीजों को पृथक करना बच्चों बहुत जरूरी होता है। चाय बनाती हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी तो बच्चों पानी में मिक्स हो जाती है लेकिन चाय पत्ती मिक्स नहीं होती, वो अलग पड़ी रहती है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं पी सकते ना, तो हम चाय को क्या करते हैं, छान कर पीते हैं। चाय को छलनी द्वारा छानते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, पृथक्करण होती है। तो आप चित्र में देख सकते हो कि चाय को छाना जा रहा है, चाय की पत्तियों को चालनी यानी छलनी द्वारा पृथक किया जा रहा है। फसल कटाई के पश्चात अनाज के भूसे को पृथक करते हैं। जब फसल काटते हैं तो अनाज को भूसे से भी अलग करती है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मक्खन कैसे बनता है, दूध दूध दही को मथ करते हैं, दूध से दही जमाई जाती है, दही को मथा जाता है, फिर उसमें से क्या करते हैं, मक्खन निकलता है। चित्र 5.2 में आप देखिए, जैसा कि हमने अध्याय तीसरे पाठ में सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। तो बच्चों अगर आपने 3rd चैप्टर रीड किया है तो आपको आसानी से पता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कपास ओढ़ना किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है। अब मम्मी क्या करती है आपके लिए, मिर्ची को बारीक नहीं डालती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बड़े पीस डाल देती है ताकि बच्चे मिर्ची को ना खाना चाहे तो वो निकाल दे साइड में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अलग निकाल दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। जैसे मेरी बेटी खुशी है, वो बच्चे टमाटर नहीं खाती है तो क्या करेगी, सब्जी में से जितने भी टमाटर के छिलके होते हैं ना वो साइड कर देती है, अलग कर देती है। तो ये क्या हो गया, पृथक्करण। जो ना खाना चाहे वो साइड कर दो। अब कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। एक टोकरी है उसमें आम भी रखे हैं, अमरूद भी रखे हैं। इनको आपको पृथक करने के लिए कहा जाए भी इनको अलग अलग कर दो, तो आप क्या करोगे, आसानी से उसको उठाकर, फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रख दोगे। ये तो बच्चों आप कर सकते हो क्योंकि फल क्या है, बड़े बड़े हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, बहुत आसान रहेगा आपको अमरूदों और आमों को अलग करना, लेकिन अगर ये बहुत छोटे साइज के होंगे तो क्या करोगे। ये देखो बच्चों, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, ठीक है। पहले जमाने में बच्चों इस तरह से निकाला जाता था, आजकल तो मशीनों की सहायता से निकाला जाता है मक्खन। अगर आप गांव में रहते हो तो अभी भी गांव में तो यही प्रचलित चलता है बच्चों। तो ये करना तो बच्चों आसान है, आम और अमरूद को तो आप मिनटों में अलग कर सकते हो, लेकिन जो चीज बच्चों बारीक होगी उनको पृथक करना मुश्किल होगा। अब कल्पना करो, ये आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाए, मतलब रेत और नमक मिक्स करके एक गिलास में दे दिया जाए और कहा जाए कि मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से अलग अलग करके पृथक करो। तो क्या ये पॉसिबल है, ये सोचना भी बच्चों असंभव है। सोच ही नहीं सकते कि रेत से नमक को कैसे अलग करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। परंतु पहले ये जानना चाहती है, ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। पृथक तो बच्चों करना ही पड़ता है ना, तो जो अशुद्धियां होती है उन्हें तो हमें दूर करना ही पड़ता है। क्रियाकलाप 1 है बच्चे, एक्टिविटी फर्स्ट। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। तो नीचे हम सारणी देखेंगे बच्चों, पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक, तो बच्चों ये देखिए सारणी है 5.1। हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं, पृथक्करण प्रकरण।
उद्देश्य जिसके हम इनको अलग करते हैं। पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं, जो हम अशुद्धियां निकालते हैं उनका हम क्या करते हैं। तो चावल से पत्थरों को पृथक करना, तो चावल से पत्थरों को अलग क्यों किया जाता है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। तो चावल और पत्थरों को पृथक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो चावल होगा वो खराब हो जाएगा, हम कैसे खाएंगे। और जो चीजें हम बच्चों इसमें से पत्थर निकाल लेंगे उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। इसी तरह से मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है, अनुपयोगी अवयवों को दूर किया जाता है, इन शुद्धों को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो जो चीजें हम काम की होती है वो तो हम रख लेते हैं, जो बेकार होती है हम फेंक देते हैं। प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथककृत अवयवों का उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज बच्चों हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं। उसमें जो जो गंदगी होगी, हानिकारक जो जो पदार्थ होंगे वो हम बाहर निकालते हैं, हमको अलग कर देते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, दो चीजें दोनों ही हमारे काम की होती है और मिक्स हुई पड़ी होती है और दोनों ही हमें चाहिए होती है। जैसे ऊपर आम और सेब और अमरूद थे बच्चों, दोनों ही जरूरी थे। तो पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं, जैसे ठोस, ठोस होता है बच्चों पक्का जो मजबूत हो। द्रव होता है लिक्विड, जैसे दूध, पानी, तेल, ये द्रव में आएंगे। और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक विभिन्नता हो। अब बच्चों 5.1 में पृथक्करण की विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधियां है, तो सबसे पहले हस्तचयन। हस्तचयन का अर्थ होता है बच्चों हाथ से चीजों को चुगना, मतलब हाथ से चीजों को पृथक्करण अलग अलग करना। ठीक है, जैसे हस्तचयन। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों आदि को के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हाथ के द्वारा हम इस तरह से चीजों को अलग करते हैं, पत्थरों को अलग अलग निकालते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। आप बच्चों दुकानदारों के पास भी देखोगे, आजकल क्या करते हैं दुकानदार भी हमें साफ चीज देते हैं। वो क्या करते हैं, किसी आदमी को रख लेते हैं, वो चीजें साफ कर करके पैकिंग कर देते हैं ताकि हमें घर में दिक्कत ना हो। नहीं तो मम्मी को छानना पड़ेगा, मम्मी को चुगनी पड़ेगी। ठीक है, तो मम्मी भी क्या करती है, इस तरह से एक प्लेट में या थाली में चावल दाल को रख लेती है और फिर हाथों से चुनती रहती है। तो ये बच्चों जो चीज हम हाथ से चुनते हैं उनको कहते हैं हस्तचयन। ठीक है, ये हो गया बच्चों हस्तचयन, हाथ से चुनना, पत्थर वगैरह को अलग करना। दूसरा बच्चों थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या चलता है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। तो बच्चों जो खेतों में फसल पक जाती है तो जो चावल की सूखी डंडियां होती है उनके गट्ठर अलग रखे होते हैं। ठीक है, अब सूखे अनाज पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले क्या करते हैं, धूप में उनको सुखा देते हैं ताकि वो सूख जाए और आसानी से निकल जाए। गीले में से बच्चों अनाज को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से आप देखते हैं ना, जो आप चने निकालते हैं, हरे छोलिया आता है ना, उसमें से गीला होता है तो वो थोड़ा मोटा होता है, फिर भी हमें टाइम लग जाता है। तो किसान के पास तो कितनी सारी फसल होती है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले धूप में सुखा देते हैं ताकि वो सूख जाए। सूख जाने के बाद क्या करते हैं, उसको पटक पटक के अनाज को भूसे से अलग कर देते हैं। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, अनाज उनके अंदर ही होता है। जो खेतों में रखे सैकड़ों गठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। खेत में तो बच्चों बहुत सारी फसल होती है, किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गठरों से अनाज को कैसे पृथक करता होगा, कैसे अलग करता होगा, क्योंकि वो जो बच्चों डंडियां होती है बहुत बारीक बारीक होती है, छोटी छोटी होती है और फसल बहुत ज्यादा होती है। तो आम और अमरूदों को तो वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकन आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अब दाल के दाने आप देखोगे ना कितने छोटे छोटे होते हैं। अब एक एक दाल का दाना वहां से निकालने बैठेंगे तो किसान तो पागल ही हो जाएगा बेचारा।
ठीक है। तो इसलिए उनको डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। अब किसान क्या करता है, जो उसके जो डंडियां होती है उनको पीट पीट कर अन्न कणों को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जा सकता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में जब बहुत ज्यादा फसल हो ना, अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। जो छोटे किसान है बच्चों, जिनकी थोड़ी फसल होती है, वो तो इस तरह से पटक पटक कर पीट कर, इस तरह से आप चित्र में देखो, इस तरह से नीचे उसने एक पत्थर सा रखा हुआ है, पत्थर के ऊपर ये सूखी डंडियों को पीट रहा है और अनाज के दानों को अलग किया जा रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा खेत हो, फसल बहुत ज्यादा हो, तो किसान क्या करता है, मशीन का उपयोग कर लेता है। तो फसल को, अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। ये खेतों में यूज होती है। ठीक है। भूसे से अनाज को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। अब थर्ड है बच्चों निष्पावन। सूखे रेत, लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखो। तो क्या करता है बच्चों, सारे सामान इकट्ठा करके आपको किसी प्लेट या समाचार पत्र में रख लेना है। मिश्रण को ध्यान से देखना है, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हो? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? तो बच्चों, जो चीजें हमने ली थी, क्या लिया था हमने? हमने सूखी रेत ली थी, लकड़ी का बुरादा लिया था और सूखी पत्तियां लिया था। इनको अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, अब एक खुले मैदान में जाना है और ऊंचे समतल पर मैदान पर खड़े हो जाना है। जिस तरह से ये देखो, ये आंटी खड़ी है, आंटी एक टेबल के ऊपर खड़ी है, ऊंची हो गई, और फिर वो उस प्लेट के अंदर रखा है ना, वो हवा में हिलाती जाएगी उस प्लेट को। जो चीजें हल्की होंगी ना, वो उड़ जाएंगी, जो भारी होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है। और अनाज अलग हो जाएगा। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र में रखना है। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। इसलिए क्या होता, अब क्या होगा, दोनों अवयव रेत और बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़ सकता है? जो चीज हल्की होंगी बच्चों, वो हवा द्वारा उड़ भी जाएंगी। तो बच्चों, अब निष्पावन का अर्थ क्या हुआ? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। मतलब जो हमने अभी प्रयोग किया था, प्लेट में सारी चीजों को रखकर एक ऊंची जगह पर खड़े होकर प्लेट को हिलाने पर, टेढ़ा करने पर जो हमने पदार्थों को अलग किया है, उस विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। निष्पावन विधि का उपयोग बच्चों वहां किया जाएगा जहां पर हवा या पवन होगी। ठीक है। हवा के झोंकों से ही बच्चों ये जो सूखी चीजें वो अलग होंगी। तो साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करता है। हल्का भूसा होगा वो तो बच्चों उड़ जाएगा, जो भारी अनाज होगा वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा। तो ये विधि क्या है बच्चों? निष्पावन विधि है। ठीक है। तो तीन विधियां हमने पढ़ ली है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ, हवा के साथ उड़कर दूर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होने पर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, ढेरी बन जाती है। तो अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अब है बच्चों चालन विधि, यानी जो चीज हम छलनी से छानते हैं उसको क्या कहेंगे? चालन विधि। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, तो आप क्या करते हो? आटा मम्मी बच्चे छानती है ना, रोटी बनाती है तो भी छानती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। आटे जब छानेंगे तो आप देखोगे कि मोटे मोटा जो छिलके से होंगे वो तो छलनी के अंदर आ जाते हैं और साफ आटा नीचे परात में आ जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसके लिए बच्चों हम चालनी का उपयोग करते हैं, जिससे आटा डालते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये चालन का प्रयोग किया गया है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियां है वो ऊपर चालनी में रह जाती है। चाहे आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है।
साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद भी गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। कई बार क्या आता है बच्चों, निष्पावन करने के बाद, थ्रेशिंग के बाद भी गेहूं में कचरा सा रह जाता है, तो इसको क्या करते हैं, चालन से दूर करते हैं। जब दुकानदार आटा पीसता है तो आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के उपयोग में भी देखा होगा। तो मकान बनते बच्चों आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। हो सकता है आपका भी मकान बना हो तो आपने मिस्त्री को, मजदूर को इसकी सहायता से, जो बच्चों बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसकी बड़ी सारी चालन होती है, छोटी बिल्डिंग बनती है तो छोटा सा भी चालन आता है, ठीक है। इस तरह से वो सीमेंट से जो पत्थर वगैरह होते हैं अलग कर देते हैं छान कर। तो रेत को भी सीमेंट को, रेत को भी छाना जाता है, ठीक है। अब क्रियाकलाप एक्टिविटी बच्चों फोर्थ है, कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। क्लास में करना है आपको, आटा लाना है, चालनी लानी है, फिर आपको उनको छानना है। अब चाक का पाउडर बनाइए और आटे के साथ मिला दीजिए। इस मिश्रण का चालन कीजिए, छानिए। आटे में चौक का पाउडर भी मिक्स करना है, फिर छालनी से आपको छानना है। अब क्या करोगे, आटा तो नीचे आ जाएगा, चौक पाउडर और आटा पृथक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जा सकता है। बताओ बच्चों, जब आप चौक पाउडर और आटे को मिला दोगे तो क्या अलग करोगे, पाउडर तो आटे में मिक्स हो जाएगा बच्चों, अलग नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो उसके कण रह ही जाएंगे, ठीक है। अब है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचलन द्वारा भी संभव नहीं होता, हाथ से चुगना भी संभव नहीं हो पाता और निष्पावन द्वारा भी संभव नहीं हो पा सकता। तो उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे कण होते हैं, ठीक है। चावल में कंकड़ पत्थर तो आप हाथ से चुग लेते हो, लेकिन उनमें धूल मिट्टी है, उसके लिए आप क्या करोगे, फिर आप उसको धोओगे, ठीक है। तो धोवन क्या कहलाता है, चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं, कैसे दूर करते हैं। तो दाल चावल को बच्चों पकाने से पहले मम्मी क्या करती है, हमेशा पूछना, आप देखना भी सही, जब मम्मी दाल बनाए, चावल बनाए तो उनको धोते हैं। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उनकी जो चिपकी हुई अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जल से वो साफ हो जाती है। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। क्यों, क्या आपने देखा है कि बर्तन का थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, ठीक है। बर्तन, दाल मम्मी जब धोती है ना तो टेढ़ा कर देती है बर्तन को ताकि पानी नीचे आ जाए और जो दाल चावल है वो बर्तन में रह जाए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को बच्चों अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अपसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये देखो बच्चों कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिलास में जो मिट्टी वगैरह है वो इकट्ठा, पानी और मिट्टी मिक्स है, इनको क्या करते हैं, एक बर्तन में कुछ देर के लिए रख देते हैं। फिर पानी तो ऊपर चला जाता है, रेत नीचे बैठ जाती है, जो ऊपर का पानी होगा ना वो दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं। इससे क्या होगा, जो साफ पानी होगा वो तो दूसरे बर्तन में चला जाएगा और जो रेत है वो पहले बर्तन में ही पड़ी रहेगी। तो इस विधि को बच्चों कहते हैं अवसादन निस्तारण विधि। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों को के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल व जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तेल और जल बच्चों मिक्स नहीं होता। पिछले पार्ट 4 चैप्टर में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जल और तेल को इकट्ठा करोगे तो जो तेल है वो जल के ऊपर तैरने लग जाता है। अब तेल और जल को अलग अलग करना तो कैसे करोगे, इसी विधि से, अवसादन निस्तारण की विधि से ही करोगे। थोड़ी देर के लिए जल और तेल को पड़ा रहने देंगे, फिर जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा तो उसको आप दूसरे बर्तन में उड़ेल लोगे। तो ये विधि बच्चों क्या कहलाती है, अवसादन निस्तारण। तो आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हो, इसके लिए बच्चों आप चालनी यानी
छलनी, जिसे हम छलनी बोलते हैं, उसका उपयोग करते हो। जैसे हमने बच्चों स्टार्टिंग में चित्र में देखा था कि चाय को छाना जा रहा था छलनी के द्वारा। तो निस्तारण विधि का उपयोग करके देखिए, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? ठीक है बच्चों, अगर आप निस्तारण करोगे तो चाय की पत्ती जो रह ही जाएगी, उड़ेलने के बाद भी कहीं ना कहीं चाय के साथ पत्तियां आ भी जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? निस्यंदन विधि उपयोग करोगे, यानी छानोगे, उसको फिल्टर करोगे। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। जो जल हम पीते हैं उस पर हम विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है, साफ पानी मिलता है? पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। कभी कभी नलों में गंदा पानी भी आ जाता है, मिट्टी वाला पानी भी आ जाता है। तालाबों में, नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल गंदा हो जाता है। विशेषकर बरसात के बाद जो गंदगी होती है आसपास की, वो सारी पानी में बहकर आ जाती है। और बच्चों, जो हमारे घरों में पानी आता है वो आता तो नदियों से ही है ना, बड़ी टंकियों में डाला जाता है, फिर हमारे घर में आता है। पानी क्या होता है, कई बार गंदा हो जाता है। उसके लिए आप क्या विधि उपयोग करते हो कि साफ पानी पिए? आइए अब हम देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं, जल से मिट्टी को दूर कर सकते हैं। तो आपको एक बच्चों एक्टिविटी करनी है, तालाब या नदी का गंदा पानी लेना है, मतलब जिसमें कंकड़ पत्थर मिले हो। यदि यह ना मिल सके तो गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दो। तो बच्चों हम प्रयोग कर रहे हैं, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। जल को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए, जल को देखो और आप नोट करते जाना कि आप क्या क्या देख रहे हो। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, हमने जब पहले पढ़ा था साधन और निस्तारण में कि कुछ देर के लिए पानी और मिट्टी को, जो मिक्स पानी है उसको कुछ देर रख दोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? और इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करना। पानी को हिलाना नहीं है, हिलाने के बाद मिट्टी वापस मिक्स हो जाएगी। और उस साफ पानी को दूसरे बर्तन में आपको उड़ेल लेना है, डाल लेना है। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अभी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। निस्यंदन मतलब फिल्टर कीजिए। फिल्टर के लिए आप क्या कर सकते हो? चाय वाली छलनी का काम कर सकते हो। क्या कपड़े की सहायता से जल को फिल्टर कर सकते हो? कपड़े के टुकड़े में बने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। पहले जमाने में बच्चों क्या होते थे, आजकल तो नए नए तरीके आने लगे बच्चों, फिल्टर जब नहीं होता था ना, मम्मी क्या करती थी, कपड़ा लेके ना, तो जब घड़ा भरती थी पानी तो कपड़ा ऊपर रख देती थी ताकि साफ पानी आ जाए। तो आजकल तो बच्चों नए नए तरीके हो गए हैं, पहले ऐसे ही करते थे, कपड़े की सहायता से जल को फिल्टर किया जाता था। यदि जल पानी अभी भी गंदा है, कपड़े से छानने के बाद भी गंदा है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। फिल्टर द्वारा निस्यंदित किया जाता है। फिल्टर मशीन आती है बच्चों, फिल्टर पत्र भी आते हैं, ठीक है, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे बच्चों पानी है बिल्कुल साफ निकलता है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत बहुत ज्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं। कपड़े में तो छोटे छेद होते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फिर भी मिट्टी रह जाती है उसमें, तो उसको और ज्यादा साफ करने के लिए फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं बच्चों। आजकल तो आरओ भी आते हैं, आप देखते हो ना, एक्वागार्ड, इनके जरिए पानी को साफ किया जाता है। जिनके पास नहीं है तो स्टील का फिल्टर भी होता है। ठीक है, तो फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। शंकु होता है बच्चों, जैसे आपकी वो बर्थडे वाली कैप होती है ना, ये शंकु इस तरह की होती है। मैं आपको पेन से दिखा दूं, शंकु होती है बच्चों इस तरह की, ऊपर से होता है ना बच्चों टेढ़ा, ये होता है, ये कैप होती है ना आपकी, ये वाली इस तरह ये होता है शंकु। ये दो तो बच्चों गलत बन गए थे, ठीक है, इसे मैं रख कर देती हूँ रेज।
और ये शंकु मतलब इस कीप भी बच्चों ऐसी होती है जिसे तेल वगैरह डालते हैं ना कीप, तो इसको आपको फिल्टर लेके ना, फिल्टर पत्र लेके कीप में लगा देना। जैसा कि चित्र में हमें दिखाया गया, इसके पश्चात मिश्रण को, जो गंदा पानी है ना, उसको फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जो साफ पानी है वो नीचे चला जाता है। ये बच्चों फिल्टर पत्र है, इस तरह से मार्केट में भी मिलता है। तो बच्चों इसमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी फिल्टर होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा सारा बर्तन लेते हैं, उसके अंदर फिल्टर की बच्चों कैंडल आती है फिल्टर स्टील वाले में, वो लगा लेते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। तो बच्चों जब हम जूस बनाते हैं तो बीजों को या उसके अंदर कोई ठोस कण होते हैं उनको अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जूस हमारा कड़वा ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। तो इसमें पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े अथवा छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। जब दूध फट जाता है तो पानी और जो वो हार्ड होता है ना, जो चीज ठोस पदार्थ होता है, उनको अलग किया जाता है। तो उसको कपड़े की सहायता से, छन्नी की सहायता से फिल्टर किया जाता है। अब बच्चों वाष्पन यानी गर्म करना। एक बीकर में, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालना है और अच्छी तरह से हिलाना है। क्या आप इस ये बच्चों देखिए, बर्तन लेना है, बर्तन लेने के बाद उसको आग पर रखना है, उसमें नमक मिक्स करना है और उसको करना है। तो आप देखते होंगे कि जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। नमक को पानी में डाला तो क्या पानी का रंग अलग हो जाएगा? नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। हिलाने के बाद क्या बीकर में आपको नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। नमक के जल से भरे बीकर को आपको, बर्तन को गर्म करना है। जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो बच्चों जल, कभी भी आपसे पानी और नमक को अलग करने को कहा जाए तो आप कैसे अलग करोगे? उसको गर्म करके। गर्म करने पर पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक नीचे बर्तन में पड़ा रह जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपनी मम्मी की हेल्प से कर सकते हो। आप मत करिएगा अकेले, मम्मी की हेल्प लीजिएगा, मम्मी पास में खड़ी हो तब। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो नमक और जल को आप इस तरह से अलग कर सकते हो। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है, वाष्पन विधि अपनाई है। जल को उसके वाष्प से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो बच्चों नमक कैसे बनता है? नमक भी तो ऐसे ही बनता है। समुद्री पानी होता है, वो बच्चों खारा होता है, नमकीन होता है। उसके लिए क्या करते हैं, पानी को धूप वाली जगह पर रखते हैं, जिससे समुद्री पानी में बच्चों नमक बहुत ज्यादा होता है, तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, नमक वहां रह जाता है। आपके विचार से नमक कहाँ आता है? जो हम नमक खाते हैं वो कहाँ से आता है? वो समुद्र के जल से आता है। समुद्र के जल में बहुत ज्यादा मात्रा में लवण यानी नमक मिला होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से पानी तो गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में, भाप में बदल जाता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और जो ठोस लवण यानी जो नमक है वो नीचे बच जाता है। आप भी बच्चों सड़क पर देखते होंगे, बारिश आती है तो पानी थोड़ी देर बाद गायब होता है, तो पानी कहाँ चला जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन साफ किया जाता है और साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो नमक को बच्चों इस तरह से प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हो ये बच्चों गड्ढे बने हुए हैं, इनमें समुद्री पानी भर दिया जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, नमक इन गड्ढों में पड़ा रह जाता है, फिर इनको साफ करके शुद्ध किया जाता है, जिनका उपयोग हम करते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। चाहे किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग भी कर सकते हैं। करते हैं बच्चों। अब दाल से कंकड़ तो हम हस्तचयन द्वारा यानी हाथ द्वारा अलग करते हैं, लेकिन जो दाल के ऊपर, चावल के ऊपर मिट्टी जमी रहती है उसको हम धोकर करते हैं। तो इसके लिए हम 2 विधियां उपयोग कर रहे हैं ना। अब क्रियाकलाप है बच्चों 7, रेत और नमक को आपको मिक्स करना है। आप इसे कैसे अलग करेंगे? हमने पहले भी देखा है।
हॉस्टियन विधि द्वारा इसको पृथक नहीं किया जा सकता रेत और नमक को। तो बच्चों इसको आप कैसे अलग करोगे? इस मिश्रण को आपको बीकर में एक बर्तन में रखना है, नमक और रेत को, फिर उसमें आपको पानी मिला देना है। पानी मिलाने के बाद मैं बच्चों आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पानी मिलाने के बाद आपको उसको कुछ समय के लिए पड़े रहने देना है। जब आप उसको कुछ समय के लिए पड़ा रहने दोगे तो जो मिट्टी है वो तो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, उसको आपको दूसरे बर्तन में डालना है। नमक और पानी बच्चों दूसरे बर्तन में आ जाएगा। नमक और पानी अलग हो गया ना, अब रेत तो अलग हो गया है। अब नमक और पानी को कैसे अलग करोगे? नमक और पानी को गर्म करो, अलग करोगे बच्चों गर्म करके, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें नमक और पानी को पृथक कैसे किया था? इस विधि से किया था, ठीक है। अभी आप क्या करोगे? इसी विधि से करोगे। रेत नमक में आपको जल मिलाना है। जल मिलाने के बाद कुछ देर के लिए आपको पड़े रहने देना है। पड़े रहने के बाद रेत बर्तन में पड़ी रह जाएगी और जो ऊपर पानी हो जाएगा साफ, उसको आपको दूसरे बर्तन में डालना है। वो आ गया नमक और पानी वाला मिश्रण। उसको आप गर्म करोगे। गर्म करने पर पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक नीचे पड़ा रहेगा। इस विधि से बच्चों आपको अलग करना है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में। अब हम करेंगे बच्चों वाष्पन तथा संघनन। संघनन क्या होता है? एक धातु की प्लेट लेनी है आपको जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। एक प्लेट लेनी है धातु की, उस पर आपको बर्फ रखनी है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा चित्र 5.13 में दिखाया गया है। प्लेट में आपको बर्फ रखनी है और केतली जो पानी इसमें हमने गर्म, देखो आप गर्म हो रही है पानी, आग जल रही है ना, तो पानी गर्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? बर्फ पिघलती जा रही है और नीचे आप देखोगे ना जो पानी बूंद बूंद पानी है वो भाप में बदल रही है। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी हो गई प्लेट के संपर्क में आएगी तो वह संघनित होकर द्रव जल में बदल जाएगी, बन जाएगी। यानी अब संघनन क्या होता है बच्चों? जब आप ठंडे पानी की बोतल को फ्रिज में से निकालोगे तो आप बाहर बूंद बूंद देखोगे, उसके ऊपर क्या होती है? बाहर से बूंदे होती है, वो होता है संघनन। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? ये भी बच्चों आपने देखा होगा। आप दूध को गर्म करते हो, थोड़ी देर बाद देखोगे प्लेट को उठाओगे ना तो उस पर क्या होगी? बूंदे सी पानी सा टपकता दिख रहा होगा। ये तो बच्चों आप देख सकते हो, दूध तो घर में रोज ही आता है, रोज ही गर्म होता है, तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है, भाप बन जाता है, तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इसमें बच्चों नमक, रेत और जल के को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया गया। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उससे क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्ति कर पाई, उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? और अध्याय चौथे पाठ में बच्चों हमने पढ़ा था कि कई पदार्थ जल में घुलकर मिक्स हो जाते हैं, विलयन हो जाते हैं, विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते रहे तो क्या होगा? मतलब पानी कम हो और सामान ज्यादा हो तो क्या होगा? इस कार्य के लिए आपको एक बर्तन लेना है अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलना है। एक चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए, मिलाइए जब तक कि यह पूरी तरह घुल ना जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति
विलोड़ित कीजिए, मिलाते जाइए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते और विलोड़ित करते जाइए, मिक्स करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, मतलब जितना जल में नमक में घुलना था घुल गया, अब और ज्यादा इसमें नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में, तो बच्चों ये है नमक को जल में घोला जा रहा है, ठीक है। तो कुछ देर गुलाने के बाद उसमें और गुंजाइश नहीं रहेगी पानी में कि और ज्यादा नमक घोला जाए। तो पहली ने जो नमक और रेत मिक्स किया था उसमें अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। यह विलय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी मम्मी और सॉरी बच्चों करके अपनी समस्या हल कर सकती है। बच्चों उसका पानी था कम, इसके कारण नमक था ज्यादा, इसके कारण उसको थोड़ा सा ही नमक मिला था, लेकिन वो ज्यादा पानी का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती है। कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए, पानी लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल से संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? जो तली में बैठ गया था, क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो इसके बाद क्या होगा? नमक घुल जाएगा। तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप है बच्चों 10, 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। 2 गिलास लेने हैं, दोनों में आधा कप पानी डालना है, एक में 1 गिलास में 1 चम्मच नमक डालना है। उसे तब तक आपको विलोड़ित करना है जब तक वो पूरी तरह से घुल ना जाए, अर्थात मिक्स करते जाना है। एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी में लिखना है। जब आप बच्चे एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखना कि आपने नमक कितने चम्मच डाला और चीनी कितने चम्मच डाला। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं जो चीजें पानी में घुल सकती है। सारणी 5.2 से क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है ऊपर। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ के द्रव को घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर जो हमने रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक चैप्टर को रीड करके रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।